अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ जमात शशम की साइंस की किताब से तीसरे सबक के अहम पॉइंट्स लेकर। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी अहम है उन दोस्तों के लिए जो टीएस टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 का प्रिपरेशन करने वाले अहल तलबा और तालिबात के साथ साथ ये वीडियो काफ़ी अहम है उन दोस्तों के लिए जो पेपर 2 का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तीसरा सबक, बरसात ये कहाँ से आती है। आप पहले ये जान लें कि सबक का नाम है बरसात ये कहाँ से आती है। इस सबक में पहला पॉइंट जो निकल कर आता है वो आपके सामने ये रहा, बारिश के ख़तरे की जसामत होती है। दोस्तों, जो बारिश के ख़तरे ज़मीन पर गिरते हैं तो उनकी जसामत जो होती है वो कितनी होती है। तो जवाब आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों, जवाब अच्छे से आप जहन में रखें, काफ़ी अहम पॉइंट है ये। 0.02 था दोस्तों, तकरीबन बारिश के ख़तरे की जसामत होती है 0.02 था, 0.031 इंच। दोस्तों, आप अच्छे से जहन में रखें कि बारिश के ख़तरे की जसामत जो होती है तकरीबन 0.02 था, 0.031 इंच। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, हकीकत में छतरी का मकसद था, यानी हकीकत में छतरी के इस्तेमाल का मकसद क्या था। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, मिस्र की गर्मी से बचने के लिए। तो दोस्तों, छतरी के असल मकसद यही था कि मिस्र की गर्मी से बचना, यानी हकीकत में छतरी के इस्तेमाल का मकसद मिस्र की गर्मी से बचने के लिए साया हासिल करना था। तो चलिए हम अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने के अमल को कहते हैं। दोस्तों, जो पानी का आबी बुखारात में तब्दील होना, यानी पानी जो होता है उसका आबी बुखारात में तब्दील होना क्या कहलाता है। दोस्तों, जो गीले कपड़े होते हैं, यानी कपड़े धोकर धूप में सुखाया जाता है, तो वो पानी कहाँ जाता है। यानी जो हम सूरज की रोशनी में गीले कपड़ों को जो सुखाते हैं तो उसमें मौजूद पानी का क्या होगा या फिर पानी कहाँ जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि कहीं पर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड बन गई है, उसके ऊपर पानी डाला जाता है, या फिर बारिश होने के बाद छत के ऊपर जो पानी होता है तो वो कुछ देर के बाद खुश्क हो जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये है कि खुश्क होने के बाद ये पानी कहाँ जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, आप किसी बर्तन में पानी को गर्म कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बर्तन से जो धुआं की शक्ल में निकलता है, यानी उसे हम आबी बुखारात कहते हैं। इस तरह जब पानी को गर्म किया जाता है तो ये बुखारात में तब्दील होकर हवा के साथ शामिल हो जाता है। और जो गीले कपड़े हमने जिक्र किया, गीले कपड़ों में मौजूद पानी के साथ भी यही होता है। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि पानी का आबी बुखारात में तब्दील होना, यानी पानी जो होता है उसका आबी बुखारात में तब्दील होने के अमल को क्या कहते हैं। तो जवाब आपके सामने ये रहा, अमल तबखीर। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे इवापरेशन। इवापरेशन हम उसे कहते हैं, पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने के अमल को इवापरेशन या फिर अमल तबखीर कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों, आप इसको ऐसे याद रखें कि मौसम गर्मा में सूरज की जो हरारत होती है, समंदरों में, नदियों में, तालाबों में जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। जो हरारत की वजह से पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है। इस अमल को हम अमल तबखीर या फिर इवापरेशंस कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, वो अमल जिसमें आबी बुखारात पानी में तब्दील होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। दोस्तों, वो अमल जिसमें आबी बुखारात का पानी में तब्दील होना क्या कहलाता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, अमल तकसीफ़। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंडेंसेशंस। दोस्तों, पिछले पॉइंट में हमने जाना था कि पानी का आबी बुखारात में तब्दील होने के अमल को अमल तबखीर या इवापरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो अमल जिसमें आबी बुखारात का पानी में तब्दील हो रहा,
तो दोस्तों इसको हम अमल तकसीफ या कंडेंसेशन कहेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, बाज़ औक़ात बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े की शक्ल में गिरते हैं। दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में क्या गिरते हैं, तो जवाब आपके सामने ये रहा। उसको हम कहेंगे ओले, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यानी बाज़ औक़ात आप ये देख चुके होंगे कि जब बारिश होती है तो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में जो आपके सामने गिरते हैं, या फिर आपने टीवी में या फिर मोबाइल में या फिर किसी सोशल मीडिया पर देखा होगा, तो उसे हम ओले कहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, हमारी रियासत में अक्सर बारिश होती है। तो दोस्तों सवाल बहुत ही अहम है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें कि हमारी रियासत यानी रियासत तेलंगाना में अक्सर बारिश कब होती है। सवाल बहुत ही अहम है दोस्तों, आप अच्छे से जहन में रखें। तो जवाब आपके सामने ये रहा। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, जून ता सितंबर या फिर कहें सितंबर। जून ता सितंबर के महीने में हमारी रियासत में अक्सर बारिश होती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, जून ता सितंबर की बारिश होती है। दोस्तों हमने अभी जाना कि हमारी रियासत में अक्सर बारिश जो होती है जून ता सितंबर के महीने में होती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि जून ता सितंबर की बारिश होती है, तो जवाब आपके सामने ये रहा, जुनूब मगरिबी मानसून। जुनूब मगरिबी मानसून जून ता सितंबर की बारिश हमारी रियासत तेलंगाना में होती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। नवंबर और दिसंबर में होने वाली बारिश को कहते हैं। दोस्तों नवंबर और दिसंबर यानी 11वें और 12वें महीने में जो बारिश होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो जवाब आपके सामने ये रहा, शुमाल मशरिक़ी मानसून। शुमाल मशरिक़ी मानसून उसे कहते हैं जो नवंबर और दिसंबर में होने वाली बारिश या फिर बरसने वाली बारिश को कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। तबखीर के अमल से पानी का बुखारात बनना, बुखारात से बादल, तकसीफ से बादलों से बारिश, तकसीफ से बादलों से बारिश, इस तरह मुकम्मल अमल को कहते हैं। दोस्तों अमल तबखीर की वजह से पानी का बुखारात में तब्दील होना और आबी बुखारात का बादलों में तब्दील होना और बादलों का तकसीफ पाकर बारिश की सूरत में बरसना, ये क्या कहलाता है, तो जवाब आपके सामने ये रहा, आबी दौर। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाटर साइकिल। दोस्तों आप ये बात को भी अच्छे से जहन में रखें कि कुदरती तौर पर तबखीर और तकसीफ का दौर मुसलसल जारी रहता है। दोस्तों जैसा कि बारिश के साथ ही तालाब झील वगैरह पानी से भर जाते हैं, बारिश की वजह से ज़मीन पर नाले बहते हैं और ये छोटे नाले मिलकर बड़े नालों में तब्दील हो जाते हैं। ये बड़े नाले नदियाँ से जा मिलते हैं और ये नदियाँ बहती हुई समंदरों से जा मिलती है। बारिश का कुछ पानी ज़मीन में जज्ब हो जाता है और ज़मीनी पानी कहलाता है, यानी वो पानी ज़मीनी पानी कहलाता है। आपने देखा होगा कि पानी की एक बड़ी मकदार मौसम गर्मा में समंदरों, झीलों, नदियों से वगैरह से तबखीर पाकर पानी के बुखारात में तब्दील हो जाती है। ये आबी बुखारात हवा में दाखिल होकर बादलों में तब्दील हो जाते हैं। ये बादल फिर से ठंडे होते हैं जो बारिश का बाइस बनते हैं। इसी को हम आबी दौर यानी वाटर साइकिल कहते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। बारिश के खतरे गिरते हैं। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से ज़हन में रखें कि बारिश के खतरे कैसे गिरते हैं। देखें 7 और 29 मील फी घंटा के दरमियान में गिरते हैं, यानी 3 और 8 मीटर फी सेकंड बारिश के खतरे गिरते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। ज़मीन पर पानी इतनी शक्लों में पाया जाता है। बहुत ही अहम सवाल है, इसको भी आप अच्छे से ज़हन में रखें कि ज़मीन पर पानी कितने शक्लों में पाया जाता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, 3 शक्लों में। ज़मीन पर पानी 3 शक्लों में पाया जाता है। हम अगले पॉइंट में जानेंगे कि वो कौन कौन सी शक्लें हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। पानी की 3 शक्लें ये हैं। अभी हमने जाना कि ज़मीन पर पानी 3 शक्लों में पाया जाता है, तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो 3 शक्लें कौन सी हैं।
تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، برف یعنی ٹھوس حالت میں، پانی مائع حالت میں، اور آبی بخارات گیاسی حالت میں۔ آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ زمین پر پانی 3 شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ جو برف ہوتا ہے وہ ٹھوس حالت میں ہوتا ہے، پانی مائع حالت میں، اور آبی بخارات گیاسی حالت میں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، اگر پانی زیادہ حرارت حاصل کر لے تو تبخیر کے عمل میں یہ ہوتا ہے۔ اگر پانی میں زیادہ حرارت پیدا ہو جائے یعنی ٹیمپریچر پیدا کر لے تو تبخیر کے عمل میں کیا واقع ہوتا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، تیزی۔ یعنی اگر پانی زیادہ حرارت حاصل کر لیتا ہے تو تبخیر کا عمل تیز تر ہوتا ہے، تیزی سے ہوتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، آبی بخارات کے ننھے ننھے قطرے یہ بناتے ہیں۔ جو آبی بخارات کے ننھے ننھے قطرے ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، بادل۔ جی ہاں، آبی بخارات کے جو ننھے ننھے قطرے ہوتے ہیں وہ بادلوں کو بناتے ہیں۔ اور آپ اس بات کو بھی اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ سمندروں، جھیلوں، تالابوں وغیرہ کی سطحوں سے پانی کے تبخیر بادلوں کے بننے کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سبھی بادل ہمیشہ بارش کا باعث نہیں بنتے، یعنی جو تمام بادل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بارش کا باعث نہیں بنتے، کیونکہ برسات سے پہلے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بادل آسمان پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہوا کے ساتھ سرد ہوا کے جھونکے بھی چلتے ہیں جو بادلوں کو بہت زیادہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بادلوں میں پائے جانے والے پانی کے خطرے تکثیف پا کر پانی کے بڑے خطرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادلوں کے سرد ہونے کے عمل میں زیادتی کی وجہ سے پانی کے خطروں کی جسامت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بادل وزنی بھی ہو جاتے ہیں اور زمین کی جانب نیچے آ جاتے ہیں۔ ایسے بادلوں کا رنگ سفید سے بھورے یعنی گرے رنگ میں ہو جاتا ہے، جو ہمیں بادلوں کے گہرے ہونے کا احساس دلاتا ہے، جیسا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا۔ اور جب پانی کے خطروں کی جسامت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو بادلوں کو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، پانی کے خطرے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی کو ہم برسات کہتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ سبھی بادل ہمیشہ بارش کا باعث نہیں بنتے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ سطح زمین سے ہم جیسے جیسے اوپر کی جانب جاتے رہیں گے، ہوا یہ ہوتی جائے گی۔ جیسے ہی ہم سطح زمین سے اوپر کی جانب جاتے جائیں گے تو وہاں پر ہمیں ہوا کیا ملے گی؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، ٹھنڈی۔ سطح زمین سے ہم جیسے جیسے اوپر کی جانب جاتے رہیں گے تو ہوا ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، اگر پانی کے قطرے بہت چھوٹے ہوں تو مجموعی طور پر یہ کہلاتے ہیں۔ دوستو، اگر پانی کے قطرے بہت چھوٹے ہوں تو مجموعی یعنی ان کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ پانی کے قطروں کی جسامت بالکل چھوٹی ہے اور وہ مجموعی طور پر ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، اسے ہم پھوار کہتے ہیں، یا پھر سمجھیں کہ یہ پھوارہ کہلاتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ بادلوں کو یہ آلود کر دیتی ہیں، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو بادلوں کو آلود کرنے کا سبب بن رہی ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، صنعتوں اور کاری ایندھن کے جلنے سے نکلنے والی سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، یہ گیس بادلوں کو آلودہ کر رہی ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو کاری ایندھن کے جلنے سے نکلنے والی گیس ہے، یہ گیس بادلوں کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ برساتی جنگلات میں چند اڑنے والے جانور یہ ہوتے ہیں یا پھر پائے جاتے ہیں۔ جو برساتی جنگلات ہوتے ہیں تو اس میں اڑنے والے جانور کون سے دیکھیں؟ گلہری اور سانپ۔ یہ برساتی جنگلات میں یعنی چند برساتی جنگلات میں چند اڑنے والے جانور گلہری اور سانپ پائے جاتے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، چند بندر یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، ہماخور۔ ہماخور کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، چند بندر ہماخور ہوتے ہیں جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ چند بندر ایسے بھی ہیں جو ہماخور ہوتے ہیں
जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं।